सर एआईएस के अंदर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हमारी शो हो रही है, या फिर एआईएस के अंदर हमारी टर्म डिपॉजिट जो हमने परचेज की वो शो हो रही है, या फिर एआईएस में सिक्योरिटी आपने परचेज और सेल की उसकी डिटेल शो हो रही है। एआईएस के अंदर आज की डेट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन शो होती है। नाउ आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से आपको उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है एंड कैसे उसको अपनी आईटीआर के अंदर पुट करना है, कौन सी आईटीआर आपको सेलेक्ट करनी है और एआईएस का जो इंफॉर्मेशन है उसको कैसे यूज करना है अपनी आईटीआर फाइलिंग के लिए। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप जीएसटी आईटीआर टीडीएस प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो अभी चेक कर सकते हैं आप हमारा प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी आईटीआर एंड टीडीएस, जिसकी करंट फीस 3800 है। 1 अगस्त से 4500 फीस इंक्रीज होने वाली है, बिकॉज सारे सेशन हमने इनकम टैक्स के इसके अंदर अपडेट कर दिए हैं। ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही डिटेल में और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है डिटेल्स मिल जाएंगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं। एआईएस में दो चीजें होती हैं, एक होता है टीआईएस और एक होता है एआईएस। एआईएस में आपकी इंफॉर्मेशन होती है और उस इंफॉर्मेशन से ड्राइव होकर के ही आपका टीआईएस बनता है, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, और टीआईएस से ही डेटा आपका जो आपकी आईटीआर में डेटा जाता है। आप देखते होंगे जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो अदर सोर्सेज में अपने आप आपका इंटरेस्ट आ रहा होता है, वो कहां से आता है? वो टीआईएस से आता है। ठीक है, सबसे पहला इनकम इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, और मजे की बात यह है कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट आपका बिल्कुल मैच हो रहा है। सो अगर इस केस में लिखा है 1846, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक करोगे तो बिल्कुल 1846 आपका एग्जैक्टली मैच हो जाएगा। लास्ट ईयर तक यहाँ पे थोड़े से डिफरेंसेस आते थे, बट अब यहाँ पर आपका बिल्कुल ही मैच हो जाएगा। जो सेविंग बैंक अकाउंट, जितने बैंक अकाउंट है आपके, सबका सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली एआईएस में आ जाएगा, जिससे टीआईएस में चला जाएगा, और टीआईएस से आपकी आईटीआर में भी ऑटोमेटिकली ऑटोफिल होकर के आती है ये डिटेल्स। और ये कहां जाता है आपका? ये अदर सोर्सेज के अंदर जाता है, तो आपको कहीं डालने की जरूरत होती नहीं है। अच्छा, आगे कंटिन्यू करें उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट आपको मैं समझा देता हूं। एक प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ये चीज नोट कीजिए कि जो आपके एआईएस में डेटा आता है, एआईएस वो एक स्टैटिक रिपोर्ट नहीं होती है, डायनामिक रिपोर्ट होती है। पहले तो ये अंडरस्टैंड कीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक रिपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपके एम्प्लॉयर ने जो है आपका टीडीएस डिडक्ट किया, टीडीएस डिडक्ट करके वो सैलरी की अमाउंट आपके एआईएस के अंदर आ रही है। एआईएस में सैलरी की अमाउंट आ गई, उसके बाद अगर सैलरी में कोई दिक्कत आती है या फिर कुछ मिस्टेक हो जाती है टीडीएस काटने में, आपका एम्प्लॉयर अपनी टीडीएस की रिटर्न को रिवाइज करता है, तो आपका एआईएस भी चेंज हो जाएगा। यानी आज आपने यहां पर डेटा देख करके फाइल कर दिया, इट डजंट मीन कि आपको नोटिस नहीं आ सकते या आपका डेटा चेंज नहीं हो सकता। आपको एक चीज मेक श्योर करनी है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप फिल कर रहे हो, एआईएस आपकी हेल्प के लिए है। एआईएस पे कंप्लीटली रिलाय नहीं करना। एआईएस आपको एक बेस बना के दे देगा कि ये इस सोर्सेज की आपकी इनकम है। उसके बाद एक्चुअल रिपोर्ट्स आपको एक बार जरूर चेक करनी है। जैसे सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट यहां पे दिया हुआ है, तो आपको एक बार अपने बैंक स्टेटमेंट से भी चेक करना है कि वेदर ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। हो सकता है यहां पे कम शो हो रहा हो और आपके एक्चुअल इंटरेस्ट आपका ज्यादा हो। इन दैट सिनेरियो आप गलत रिपोर्टिंग कर दोगे अगर आप ये वाली रिपोर्टिंग कर रहे हो तो। जैसे कि डिविडेंड आता है यहां पर, तो डिविडेंड हमने देखा है, जो डिविडेंड हमको रिपोर्ट्स के अंदर मिलता है, चाहे जीरोदा की रिपोर्ट हो, पीएनएल रिपोर्ट हो, चाहे किसी और बैंक की रिपोर्ट हो, तो हमने वहां पर नोटिस किया है उन रिपोर्ट्स के अंदर जो डिविडेंड आ रहा है दैट इज हायर, और जो डिविडेंड हमारा यहां पर रिपोर्ट हो रहा है एआईएस के अंदर, टीआईएस के अंदर आ रहा है, वो कम आ रहा है। अब उसके रीजन काफी सारे हो सकते हैं, बिकॉज एआईएस और टीआईएस में डेटा आता है जो रिपोर्टिंग एंटिटीज होती हैं। हो सकता है किसी ने सही रिपोर्ट किया हो, किसी ने गलत रिपोर्ट किया हो, किसी रिपोर्टिंग एंटिटी ने रिपोर्ट ही ना किया हो, तो वो आपका आ ही नहीं रहा होगा। तो इन दैट सिनेरियो यू नीड टू मेक श्योर कि जो आपके पास डेटा है, जो एक्चुअल डेटा है, उस डेटा से भी एक बार आपको क्रॉस चेक करना है कि वो चीज मैच हो रही है या नहीं हो रही है। सो फर्स्ट चीज आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि दिस इज द डायनामिक रिटर्न, जो कि चेंज भी हो सकती है, और बाद में अगर चेंज होती है फिर आपका कंपैरिजन आईटीआर से किया जाएगा, तो हो सकता है आपकी आईटीआर गलत हो जाए। इसीलिए 100% रिलाय एआईएस पे मत करना, जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स है वो भी जरूर एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट या एफडी से जो आपको इंटरेस्ट मिला, ये भी आपका अदर सोर्सेज के अंदर ही क्लासीफाई किया जाएगा। आज मैं बहुत सारी केस स्टडी लेके आया हूं, तो शायद आपके मोस्टली डाउट क्लियर हो जाएंगे कि सर इसको कहां डालें, कौन से हेड में डालें, कौन सी आईटीआर फाइल करें, सब चीज डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक चीज आ रही है सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, यानी यहां पर बात हुई है शेयर मार्केट की सिक्योरिटीज यहां पर सेल की हैं हमारे इस क्लाइंट ने, जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं। यहां पे सर ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन से हेड में ये इनकम जाएगी, ये तो बताओ। देखो, शेयर मार्केट की इनकम अगर आप क्लासीफाई करेंगे तो आपको इसको फर्दर क्लासीफाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपको रिपोर्ट चाहिए होगी एआईएस से डेटा देख के। जैसे एआईएस में दिखा रहा है 6,46,000, इसके बेसिस पर मत डालना अमाउंट, मैं पहले ही क्लैरिफाई कर देता हूं। और ये अमाउंट आपकी रिपोर्ट से मैच भी नहीं होगी, बिकॉज हो सकता है आप
के पास 4 डीमैट अकाउंट है, 5 डीमैट अकाउंट है, पांचों ने अलग अलग तरीके से रिपोर्टिंग किया हो, किसी ने कुछ कम ज्यादा कर दिया हो, आपको जो यूज करना है वो उनकी रिपोर्ट्स का यूज करना है। यहां से डेटा पिक करके डायरेक्टली डालोगे तो आप डाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही आपको यहां से इतनी नहीं मिलेगी। आपको क्या करना है, जैसे सेल ऑफ सिक्योरिटीज है, यहां पे आपको क्लाइंट से रिपोर्ट मंगानी है। कौन कौन सी रिपोर्ट्स आप क्लाइंट से मंगाएंगे? आप क्लाइंट से मंगाएंगे पीएनएल रिपोर्ट भेज दीजिए, क्लाइंट से बोलिए पीएनएल रिपोर्ट भेज दीजिए। टैक्स पीएनएल बोला जाता है बेसिकली, अगर जीरोधा में वो ट्रेड करता है तो क्लाइंट से पूछो। और इसी चीज़ों से आपको आइडेंटिफाई ये भी हो जाएगा कि कितनी फीस आपको चार्ज करनी है, क्योंकि आईटीआर अगर बढ़ी जाएगी, सेल ऑफ सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड है, यानी या तो यहाँ आईटीआर 2 जाएगी या 3 जाएगी, बड़ी आईटीआर जाएगी, दैट मीन्स आपको अपनी फीस भी अकॉर्डिंगली कोट करनी है। उसके बाद ये आइडेंटिफाई करो कि कितने डीमैट अकाउंट है क्लाइंट के। अगर 2 डीमैट अकाउंट है, 3 डीमैट अकाउंट है, तो आपका वर्क जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली आप फीस और इंक्रीज करेंगे। तो आपको लिए भी इजी हो जाएगा ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सी आईटीआर जाएगी, प्लस किस तरीके से क्लाइंट से फीस चार्ज करनी है, वो भी आप इजीली यहाँ से कर पाओगे। टैक्स पीएनएल मंगा लो या फिर कैप गेन रिपोर्ट आप यहाँ से मंगा सकते हो। इसके अंदर ये 2 चीज़ें आप जो है क्लाइंट से यहाँ पर मांग सकते हो। नाउ अब सर कौन से हेड में जाएगा वो डिस्कस करते हैं। तो शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेट्स सपोज इंट्राडे की एक ट्रांजैक्शन हो गई, उसके बाद आपकी ट्रांजैक्शन होगी एफएनओ की ट्रांजैक्शन होगी, उसके बाद आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की ट्रांजैक्शन होगी, उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की ट्रांजैक्शन होगी। कोई भी आप टैक्स पैनल देख लो, कैपिटल गेन रिपोर्ट देख लो, आपको ये इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। इंट्राडे और एफएनओ ये दोनों आपके पीजीबीपी हेड के अंदर जाते हैं, पीजीबीपी हेड के अंदर जाते हैं, और पीजीबीपी हेड और कैपिटल गेन ये दोनों जाएंगे आपके कैप गेन के अंदर। और जब पीजीबीपी हेड और कैपिटल गेन दोनों आपको शो करने हैं, तो आपको जो आईटीआर फाइल करनी है दैट वुड बी आईटीआर 3 यहाँ पे आपको फाइल करनी पड़ेगी। आईटीआर 2 के अंदर आप पीजीबीपी नहीं दिखा पाओगे ना, इसीलिए आईटीआर 3 आपको यहाँ पर ऑप्ट करनी पड़ेगी अगर ये सारे केसेस आते हैं। अगर ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है तो कैपिटल गेन प्लस सैलरी का केस है तो आईटीआर 2 भी आप फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर इंट्राडे और एफएनओ आ जाता है, अब ये चीजें आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, इसके लिए आपको क्लाइंट से रिपोर्ट्स मंगानी पड़ेंगी, टैक्स पीएनएल रिपोर्ट एंड कैपिटल गेन रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद में यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सी रिटर्न आपको सेलेक्ट करनी है, कौन से हेड में कौन सी इनकम जाएगी। आप डायरेक्टली यहां पर देख करके 6,46,000 यू कैन नॉट कमेंट कि मैं कौन सी आईटीआर फाइल करूंगा और कौन से हेड में इनकम जाएगी। मुझको ये बाइफर्केशन चाहिए होगा, जिसके बाद मैं कमेंट कर पाऊंगा कि वेदर इट इज आईटीआर 3 और आईटीआर 2 भी आप फाइल कर सकते हो। परफेक्ट सर। नेक्स्ट आ जाइए, रिसीट ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट, VDA क्रिप्टो करेंसी में भी इस क्लाइंट ने डील किया हुआ है। कितना है? 47,99,000। क्वेश्चन आ गया बहुत इंपॉर्टेंट, आपके AIS में डेटा आ रहा है कि 47,99,000 का आपने इसमें क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड किया हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहां पर क्लाइंट से मंगानी पड़ेगी VDA की रिपोर्ट। अब VDA की रिपोर्ट क्या होती है? बेसिकली क्रिप्टो करेंसी जिसमें जो ब्रोकर्स होते हैं, जो भी क्रिप्टो के ब्रोकर्स होते हैं, तो उनकी आपको रिपोर्ट्स मंगानी पड़ेंगी। और वो रिपोर्ट बहुत ही बेकार रिपोर्ट होती है। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूं क्योंकि हम काम करते हैं तो मुझे पता है। उस रिपोर्ट से VDA शेड्यूल फिल नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट ने इसी साल एक नया शेड्यूल लेकर के आई है, शेड्यूल VDA, और वो VDA शेड्यूल आपको फिल करना होता है। सो ये रिपोर्ट्स आपको डालनी पड़ती है। कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो, ऑनलाइन आपको टैक्स कैलकुलेटर मिल जाएंगे क्रिप्टो करेंसी के, उसमें आपको वो रिपोर्ट डालनी पड़ती है। वहाँ से आपको शेड्यूल VDA मिलता है एंड वो शेड्यूल VDA आपको डालना होता है। शेड्यूल VDA आप ITR 2 में भी फाइल कर सकते हो, 3 में भी फाइल कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द केस। अगर आपका PGBP का केस बनता है तो ITR 3 में जाएगा, अगर PGBP नहीं है तो ITR 2 में VDA शेड्यूल के अंदर आप इसको पुट करेंगे। लेकिन ये चीज़ आपको रिपोर्ट से आइडेंटिफाई करनी है। इस अमाउंट को मैच करोगे, ये भी शायद आपका मैच नहीं होगा रिपोर्ट से, मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। ये अमाउंट मैच करने जाओगे, ये भी मैच नहीं होगा रिपोर्ट से, बिकॉज जब मल्टीपल बहुत सारे हो सकता है ना वहां पे रिपोर्टिंग एंटिटीज कवर्ड हो और हो सकता पता नहीं उन्होंने किस अमाउंट को रिपोर्ट किया हो। नेवरदलेस आप इसके बेसिस पे कंपटीशन कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना, चार्जेस निकालना इसके बेसिस पे पॉसिबल नहीं है। आपको वो रिपोर्ट्स ही चाहिए जिसकी हेल्प से आप ये काम कर पाएंगे। ठीक है सर, ये भी डिस्कस हो गया। नेक्स्ट है परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट। परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट आप कहां डालेंगे? देखिए AIS जब आप देख रहे हैं, इनकम टैक्स के अंदर आपकी जो इनकम होती है आपको वो रिपोर्ट करनी होती है। जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे आप कर रहे हो, खर्चे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक चीज माइंड में डाल लीजिए, जो आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, जो खर्चे कर रहे हो, लाइक आपने FD बुक की। अब FD तो एक इन्वेस्टमेंट हो गई बेसिकली, ये आपका एक्सपेंस भी नहीं हुआ, ये आपने एक इन्वेस्टमेंट करी है FD की। आप इस केस में देखो, यहां पे इन्वेस्टमेंट कितने की हुई है? FD हुई है। परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट हमने की है
30,74,500 की। अब यहां पर अगर मैं इस क्लाइंट की ITR भर दूं 2 लाख रुपए की, 2.5 लाख रुपए की, क्या ये FD जस्टिफाई कर रही है वो चीज? अगर आप 2-2.5 लाख रुपए की अपनी ITR शो कर रहे हो, 3 लाख रुपए की, 4 लाख रुपए की भी आप ITR शो कर रहे हो, तो आपको 30 लाख की FD कराने के लिए कितने साल चाहिए? 5-7 साल चाहिए। पिछले 5 साल की ITR देखो, क्या इतनी सेविंग आपकी होगी? क्या इतनी रिटर्न आपने दिखाई है? अगर आपके पास फाइल्स हैं इतनी जो कि जस्टिफाई कर सके इस अमाउंट को, तो आप दिखा दो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, डायरेक्टली कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ये परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी इनकम नहीं है, ITR के किसी हेड में नहीं जाएगी ये। लेकिन आपको ये चीज तो मेक श्योर करनी है ना कि इस एक्सपेंस का, इस इन्वेस्टमेंट का सोर्स क्या है। यहां पे लोग सोर्स अपना दिखाने लग जाते हैं कि पिछले 50-20 सालों की सेविंग है हमारी। पिछले 20 साल से सेविंग कर रहे हो, तो सेविंग की आपने ITR फाइल की है पिछले 20 सालों से? पिछले 20 सालों की ITR अगर आपने फाइल नहीं की है तो कहां से सेविंग हो गई? इसका मतलब आपने पिछले 20 सालों में भी कंप्लायंस नहीं किया। इस साल के लिए तो फंसोगे ही फंसोगे, पिछले 20 सालों के लिए भी फंस जाओगे अगर आपने ये बोल दिया कि मेरे पिछले 20 सालों की सेविंग है। हर साल मैंने 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए जोड़े और फिर मैंने ये करा लिया। तो 3-4 लाख रुपए अगर आप हर साल अर्न कर रहे हो तो आपने ITR क्यों नहीं फाइल करी? ये क्वेश्चन भी तो पूछा जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि जो भी इन्वेस्टमेंट आपकी यहां पर आ रही है, जो भी एक्सपेंसेस यहां पर आपके रिपोर्ट हो रहे हैं, आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो उसको जस्टिफाई करनी चाहिए कि आप ये खर्चे कर सकते हो। 10 लाख यहां पर आ रहे हैं, आप 47 लाख का वीडियो में ट्रेड कर रहे हो, आप 646 की आपकी सिक्योरिटीज भी है, कम से कम 5-7-8-10 लाख की ITR तो करंट की शो करो, सो दैट वो जस्टिफाई कर पाए कि भाई पिछले साल भी हमने 10 लाख की इनकम शो की थी, इस साल भी 10 लाख की इनकम शो की है, 8-10 लाख की इनकम हम शो करते हैं हर साल, उसमें से जो सेविंग होती है उससे हम FD करवा रहे हैं, उससे हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं VDA के अंदर। ठीक है, कहने का मतलब ये जो परचेज है आपकी इनकम जस्टिफाइबल होनी चाहिए कि सो दैट आप 30,74,000 की FD यहाँ पर परचेज कर पाएं। उसके बाद परचेज ऑफ सिक्योरिटी, ये आपका कितना है? 5,66,000। तो ये बेसिकली इसी का कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट है। जैसे 646 का आपने सेल करी और परचेज आपने करी, इसका मतलब कुछ ना कुछ इंट्राडे की ट्रांजेक्शन्स होंगी, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स होंगी, जिसकी वजह से परचेज और सेल दोनों हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का डायरेक्टली तो कहीं किसी हेड में आपको नहीं दिखाना, ये आपको कहाँ दिखाना ये मैंने डिस्कस कर लिया। और सेल परचेज तो बेसिकली आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इस तरीके से आपको शो करने होते हैं। दैट मीन्स एक केस स्टडी मैंने आपके साथ डिस्कस की और इस केस स्टडी के अंदर अगर PGBP हमारे केस में है तो ITR 3 हमको फाइल करनी होगी। बोलिए आपको क्लियर हुआ है नहीं हुआ? इसका मतलब AIS या फिर TIS को देख करके आप ये आइडेंटिफाई तो कर सकते हो कौन सी ITR फाइल करनी है, बट आपको रिपोर्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और फर्दर अगर आप जानना चाहते हो, अपने क्लाइंट को और अच्छे से एनालाइज करना चाहते हो, कंप्लीटली उसकी कॉम्पिटिशन बना के रिटर्न फाइल करना चाहते हो, तो नेक्स्ट केस स्टडी पे आ जाइए। आज आपके साथ बहुत सारी केस स्टडी डिस्कस करूंगा क्योंकि आपकी क्वेरीज आती हैं कि सर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कहां दिखाएं ITR के अंदर। ठीक है, तो आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सेविंग, इंटरेस्ट ऑन सेविंग तो हमने डिस्कस कर लिया, मैं दोबारा से इसको डिस्कस नहीं करूंगा। FD हमने डिस्कस कर लिया। ये चीज आ गई जी बिजनेस रिसीट और GST का टर्नओवर। अब ये भी आप देखोगे, बिजनेस रिसीट आ रही है आपकी 77,78,000 की, और सॉरी GST टर्नओवर आ रहा है 77,78,000 का, और बिजनेस रिसीट आ रही है 114,489। तो सर कितनी दिखाऊं मैं? बिजनेस रिसीट मेरी कुछ और आ रही है, GST में टर्नओवर, GST की ये GST टर्नओवर कहाँ से आई है आपके? ये आपकी GST रिटर्न से आई है, GST पोर्टल से डेटा आया है, और ये वाला भी GST परचेज भी यहाँ पर आ रही है। दोनों डेटा आपके GST पोर्टल से आया है। GST रिटर्न जो आप फाइल करते हो, GST रिटर्न से आपका यहाँ पर डेटा आया है, GST की टर्नओवर, GST की परचेज। बिजनेस रिसीट कहां से आई है? बिजनेस रिसीट आपके TDS के डेटा से आई है। TDS का डेटा मतलब जैसे इस क्लाइंट ने 1,14,000 की प्रोसेस वैल्यू आ रही है, मतलब इतनी पेमेंट हमको मिली होगी, और ये कोई TDS डिडक्ट किया होगा उसने, और वो TDS 194C में हो सकता है, 194J में हो सकता है, 194H में हो सकता है। ये सारी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस के अंदर क्लासीफाई की जाती हैं, इसीलिए यहां पर इसने मेरी बिजनेस रिसीट जो है वो दिखाई है 1,14,489। बट मेरी, अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने इस क्लाइंट को सेल किया होगा, जो भी क्लाइंट है इसके अंदर कोई किसी क्लाइंट का नाम आ रहा होगा, उससे मुझको पेमेंट मिली है, उसने मेरा TDS काट के मुझको पेमेंट की है, और इतने की वो अमाउंट है 1,14,000 की। तो मैंने जब सेल किया उसको, तो GST के अंदर भी तो उसको इंक्लूड किया होगा ना। ये चीज़ें लॉजिकल होती हैं, देखो आपको समझनी पड़ेंगी। GST टर्नओवर में भी तो वो चीज़ आ रही होगी ना। दैट मीन्स मैं ये कमेंट कर सकता हूँ कि ये वाली अमाउंट मेरी इस अमाउंट के अंदर इंक्लूडेड है ऑलरेडी। अगर इसमें इंक्लूडेड है, इसका मतलब मुझको अपनी टर्नओवर कितनी शो करनी है? टर्नओवर ही है ना ये। तो मैं जो टर्नओवर शो करूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ITR 4 के लिए चाहता हूँ,
तो मैं अपनी टर्नओवर कितनी शो करूंगा यहां पर, एटलीस्ट इतनी तो शो करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि इतनी ही करनी है, आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा कब कर सकते हो, आपको एक एग्जांपल देकर के चलता हूं। फॉर एग्जांपल, कोई आप ऐसी सप्लाई करते हो जो जीएसटी में टैक्सेबल ही नहीं है, नॉन जीएसटी सप्लाई आप करते हो और आप उसको जीएसटी में दिखाते भी नहीं हो, ठीक है, जीएसटी में आप उसको शो ही नहीं करते उस सप्लाई को, और वो सप्लाई मेरी 2 करोड़ की सेल मेरी वो है, और बाकी 77 लाख की मेरी वो टर्नओवर है जो कि मैं जीएसटी में शो करता हूं। तो मैं ज्यादा शो कर सकता हूं आईटीआर में, प्रोवाइडेड दैट मेरे पास उसका जस्टिफिकेशन है, क्योंकि दिक्कत आपको फ्यूचर में आ सकती है। लोग क्या करते हैं यहां पर, जैसे जीएसटी टर्नओवर आ रहा है 77 लाख, अब मैं अपनी आईटीआर 4 फाइल करूंगा या आईटीआर 3 फाइल करूंगा एज ए इंडिविजुअल, वहां पर मैं यहाँ टर्नओवर ज्यादा दिखाने की कोशिश करता हूं। क्यों कि मेरे को लोन भी तो लेना है ना भाई, कल को बैंक से लोन लेना है, तो मैं यहाँ पर 1.5 करोड़ की टर्नओवर दिखा देता हूं, 5 करोड़ की टर्नओवर दिखा देता हूं, सो दैट बैंक से मुझको लोन ज्यादा मिल जाए। लेकिन बैंक से तो लोन ज्यादा मिल जाएगा अगर कल को जीएसटी डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स का डेटा फेच किया और उन्होंने चेक किया कि आपने अपनी आईटीआर 3 में, आईटीआर 2 में जो टर्नओवर डाला है दैट इज 5 करोड़ रुपीज, जीएसटी में जो आपने अपनी रिसीट जो ये सप्लाई दिखाई है दैट वो है आपकी 77,78,000 की। ये जो डिफरेंस आ रहा है 4 करोड़ 4.25 करोड़ का, इसका एक्सप्लेनेशन दे दो तो आपके तोते नहीं उड़ेंगे। तो जीएसटी डिपार्टमेंट तो यही मानेगा ना कि जो 4.5 करोड़ की सेल है ये आपने कच्चे में सेल की, मैं तो सिंपली बोल रहा हूं ना, कच्चे में सेल करी है और उस पर जीएसटी नहीं दिया, 4.5 करोड़ के ऊपर 18% से जीएसटी दे दो। मांग सकता है, मतलब आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो तो अच्छी बात है, बट डिपार्टमेंट ये क्वेश्चन कर सकता है ना। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इसीलिए आज की डेट में डेटा एक्सचेंज जो है ना बिटवीन द डिपार्टमेंट, वो बहुत कॉमन हो गया है। अभी तो आपको जीएसटी की टर्नओवर दिख रही है इनकम टैक्स पोर्टल पर, हो सकता है बहुत जल्दी आपको एआईएस का डेटा जीएसटी पोर्टल पे भी दिखने लगे कि आपने असेसमेंट ईयर 23-24 में 5 करोड़ की सेल दिखाई है, जीएसटी में आपने जो सप्लाई रिपोर्ट की है वो 77 लाख की है, ये जो कच्चे में सेल कर रहे हो इसके ऊपर भी जीएसटी हमको दे दो। तो ऐसी गलती मत करना, ठीक है। अगर जस्टिफाई कर सकते हो, मैंने जो आपको पहले वाला एग्जांपल दिया था कि सर मेरी जो 4.25 करोड़ की सेल है वो तो नॉन जीएसटी वाली सेल है, वो मैं जीएसटी में रिपोर्ट ही नहीं करता, मैं तो लैंड एंड बिल्डिंग सेल करता हूं, उसको मैंने रिपोर्ट किया है अपनी आईटीआर में पीजीबीपी के अंदर, वो तो जीएसटी में टैक्सेबल ही नहीं होती है, जीएसटी की नॉन जीएसटी सप्लाई है, इसीलिए मैंने यहां पर नहीं दिखाया। जस्टिफाई कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जस्टिफिकेशन नहीं है, खाली हवाई टर्नओवर दिखाना चाहते हो इनकम टैक्स में लोन पर्पस के लिए, तो आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताओ, क्या मुझे बिजनेस रिसीट दिखाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा पीजीबीपी हेड में आ जाएगा। जब मैं टर्नओवर को दिखा दूंगा अपनी आईटीआर में कि मेरी टर्नओवर इतनी है और टर्नओवर में इंक्लूडेड है बिजनेस रिसीट, तो यहाँ पर मैं यही लेकर के चलूंगा, ठीक है। उसके बाद बारी आती है परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई हमने परचेज की है तो रजिस्ट्रार ने रिपोर्टिंग कर दी हमारी कि भाई कितने की इमूवेबल प्रॉपर्टी, 40 लाख की आपने कोई प्रॉपर्टी बाय की है, तो वो प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर आ गई। अच्छा, प्रॉपर्टी बाय को मैं कहाँ दिखाऊंगा? सेल तो कोई हुई नहीं है, प्रॉपर्टी उसी है। बाय ऑफ प्रॉपर्टी बाय करने को मैं कहाँ शो करूँ? तो देखो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, जो इन्वेस्टमेंट है, चाहिए इन्वेस्टमेंट मान लो या एक्सपेंस मान लो, वैसे इन्वेस्टमेंट है ये भी, इन्वेस्टमेंट को आपको कहीं पर भी शो करने की जरूरत ऐसा नहीं होती, आपको इनकम पे टैक्स देना होता है, ना कि इन्वेस्टमेंट पे और एक्सपेंसेस पे, तो इसको कहीं शो करने की जरूरत तो नहीं है। हाँ, अगर सेल करोगे तब जरूर टैक्सेबिलिटी आएगी। जब मैं इस प्रॉपर्टी को सेल करूंगा तो मेरे कैपिटल गेन अराइज होंगे, बिकॉज मैंने ट्रांसफर कर दिया एसेट, और ट्रांसफर जब जिस ईयर में होता है उस ईयर में आपके कैपिटल गेन अराइज होते हैं। तो जब तक मैं इसको सेल नहीं करूंगा तब तक इसके ऊपर कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। जिस ईयर में मैं सेल करूंगा और यहां पर मेरा शो हो रहा होगा सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस सिनेरियो में यहां पर आपको टैक्स देना पड़ेगा इस वाले पॉइंट के अंदर। बट परचेज को आपको कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है। बट फिर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो अमाउंट है 40 लाख वो आप जस्टिफाई कर सको। मैंने यहाँ 50 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली, मेरा बिजनेस टर्नओवर है 77 लाख का, मेरी कहीं वैल्यू कुछ आ नहीं रही है, 51 लाख का मेरा क्या है, जीएसटी की परचेज, जीएसटी से मेरा इतना अमाउंट आ रहा है, मेरी एक साल की 1 करोड़ की सेल नहीं है और मैं 50 करोड़ की प्रॉपर्टी की परचेज मेरी यहाँ पर आ रही है, जस्टिफाई कैसे करूँगा मैं उसको? नहीं कर पाऊंगा जस्टिफाई। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो आईटीआर आप फाइल कर रहे हो वो उस इन्वेस्टमेंट को और उस एक्सपेंस को जस्टिफाई कर सके, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और खाली 1 साल की आईटीआर नहीं, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। देखो इन्वेस्टमेंट आप कोई भी इंसान, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी मैंने खरीदी होगी तो मैंने सीधा 1 साल में पैसा कमाया और खरीद ली। भाई इंसान पैसा जोड़ता है, 4 साल 5 साल 7 साल 10 साल पैसा जोड़ेगा, थोड़ा सा लोन लेगा, फिर उसको बाय करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्सन 50 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहा है, इसका मतलब 2 4 5 करोड़ की इनकम तो साल की होगी ना उसकी, इतना तो
ऑब्वियस है, इतना तो लॉजिकल कोई भी इंसान समझ जाएगा। 50 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर मैं खरीदने जा रहा हूं तो मैं साल का 5 करोड़ कमाता होऊंगा ना, तभी तो बैंक मेरे को लोन देगा, तभी तो मैंने पिछले साल की सेविंग की होगी। मैं इनकम दिखा रहा हूं 5 लाख रुपए की, प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं 50 करोड़ रुपए की। वहां पर नोटिस आते हैं और उसका जस्टिफिकेशन देना मुश्किल होता है, और वहां पर अनएक्सप्लेन, अच्छा मैं प्रोविजन बता देता हूं कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, इसको अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट या फिर अनएक्सप्लेन एक्सपेंसेस मान करके इसको आपकी इनकम मान लिया जाता है और आपके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है अगर आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हो। तो ये मत समझना कि अगर इसको दिखाना नहीं है आईटीआर में तो आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत जरूर आ सकती है सर। इसीलिए जो भी आईटीआर फाइल करो उसको बहुत ध्यान से फाइल करो, मेक श्योर करो कि सारी चीज़ें सही से आप फाइल कर रहे हो। उसी सिमिलरली परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट भी हमारे केस में आ रही है। 11,25,000 की हमने टाइम डिपॉजिट यहाँ पर एक परचेज करी है, तो ये भी हमारी यहाँ पर शो हो रही है। तो इस केस में आप देखो 77 लाख की है तो एटलीस्ट 10 लाख 15 लाख की इनकम तो दिखाओ ना भाई। एक बंदा 11 लाख की एफडी करवा रहा है, 40 लाख का उसने घर खरीदा, तो कम से कम 10 15 20 लाख की तो इनकम दिखाओ एटलीस्ट, शो दैट जस्टिफाई हो सके ये सारी चीज़ें कि भाई मेरी इतनी इनकम तो है, पिछले साल की भी मेरी इतनी इनकम्स थी, सो दैट उन सबको मिला करके मैंने इन्वेस्टमेंट की है। समझ गए बात को? ठीक है। और यहाँ पे आईटीआर कौन सी जाएगी आपकी, देखो जीएसटी आ गया यहाँ पे, और ITR 4 से भी वैसे आपका काम यहाँ पर हो सकता है। अगर आप प्रिजम्पटिव में ये क्लाइंट जाना चाहता है तो ITR 4 में हो जाएगा काम, अगर प्रिजम्पटिव में नहीं जाना चाहता उस सिनेरियो में ITR 3 आपको फाइल करनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए सर। एक और क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन आई है हमारे पास। हाँ जी, मिसलेनियस पेमेंट के अंदर सेविंग बैंक अकाउंट तो मैंने डिस्कस कर लिया। मिसलेनियस पेमेंट हुई है 43 लाख रुपीज़ की। अब ये जो पेमेंट है किस चीज़ की है, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है। देखो लोग आजकल क्या करते हैं ना, ये आपको मेनली किन केसेस में मिलेगा, लोग क्या करते हैं क्रेडिट कार्ड की एंट्रियां घुमाने का काम करते हैं। कोई काम नहीं करेंगे, एंट्रियां घुमाएंगे, रिवॉर्ड पॉइंट से हम जो है पैसा कमाएंगे, ये काम होता है। तो अब देखो अगर आप उसकी लीगैलिटी चेक करोगे, क्या वो लीगल है इलीगल है, उसमें जाने का तो कोई बात ही नहीं है। इनकम अगर आपको अर्न हो रही है तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना है। इस पूरी ट्रांजैक्शन के ऊपर जो आपकी टैक्सेबिलिटी बनती है ना, वो टैक्सेबिलिटी बनती है आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स की। अगर 43 लाख की आपने क्रेडिट कार्ड घुमाए, ये पूरे क्रेडिट कार्ड की घुमाने की एंट्री है यहाँ पे, और कोई मतलब ऐसा नहीं है बिजनेस से रिलेटेड पेमेंट हुई है या कोई और पेमेंट हुई है, ये पूरी की पूरी जो ट्रांजेक्शन है वो क्रेडिट कार्ड को घुमा करके हुई है। इसका मतलब अगर आप पीएनएल बनाएंगे, एक छोटा सा पीएनएल बना के दिखा देता हूँ। आपने पेमेंट करी तो पेमेंट जो भी परचेज तो क्या करोगे, आपने पेमेंट करी, इसमें कितने की पेमेंट होगी, 20 लाख की पेमेंट होगी आपकी, और आपने 20 लाख की आपकी रिसीट होगी, और 20 लाख की पेमेंट 20 लाख की रिसीट में मतलब आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, तो वो आपकी अदर इनकम आ जाएगी। रिवॉर्ड पॉइंट मान लीजिए 1 लाख के यहाँ पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिल गए, तो वो इनकम एक्चुअल अगर आप यहाँ पर सेंस देखोगे इस पूरी ट्रांजेक्शन का 1 लाख रुपए की आपको इनकम हुई है, बट आपके AIS में जो शो कर रहा है वो 43,06,202 शो कर रहा है। इसको सर रिपोर्ट कैसे करें ITR के अंदर, पहले तो ये चीज़ बताइए। तो देखो मैंने आपको ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया, पेमेंट हो गई, परचेजेस हो गई। अगर ये बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है आपका, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि मैं बिजनेस के एक्सपेंस अपने क्रेडिट कार्ड से करता हूँ, मेरा बिजनेस है और उसके एक्सपेंस मैं क्रेडिट कार्ड से करता हूँ। मेरी 5 करोड़ की टर्नओवर है पूरे साल की, और मेरे ऑनलाइन खर्चे होते हैं काफ़ी सारे, और वहाँ पर मैं क्रेडिट कार्ड का यूज़ करता हूँ। ये 43 लाख मैंने वहाँ पर यूज़ किया। 43 लाख की जो पेमेंट हुई है, ये मेरे एड्स चलते हैं, ऑनलाइन एड चलती है मेरी, तो ऑनलाइन एड के लिए मैंने 43 लाख का खर्चा किया। मेरे पूरे साल की 5 करोड़ की टर्नओवर है। तो आप जो अपना पीएनएल बनाओगे तो पीएनएल के अंदर आपने बाय सेल दिखाई, समझो मैं सारे केस स्टडी डिस्कस करूंगा आपके साथ। यहां पर 5 करोड़ आ गया। टू परचेज आपने दिखाई, परचेज भी आपकी 4 करोड़ की 3 करोड़ की कुछ तो होगी, 4 करोड़ की आपकी परचेज है। ये जो खर्चा आपने किया ये एक्सपेंसेस में आपका बुक हो जाएगा, जो भी आपके एक्सपेंस हुए। ठीक है, मान लीजिए आपके 50 लाख के टोटल एक्सपेंस हुए, उन 50 लाख के जो एक्सपेंसेस हैं, अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, 50 लाख के जो एक्सपेंसेस हुए जो आपके बिजनेस में, उन्हीं एक्सपेंसेस की पेमेंट आपकी यहाँ पर शो हो रही है आपके AIS में। तो यहाँ पर आप अपना पीएनएल बनाओ, पीएनएल को रिपोर्ट करो अपनी ITR के अंदर। शेड्यूल पीएनएल जो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उसके अंदर आप ये इंफॉर्मेशन डालो। क्रेडिट कार्ड की सेपरेटली इंफॉर्मेशन कहीं पर भी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसेस जब आप कर रहे हो तो एक्सपेंसेस कहीं से तो किए होंगे ना। एक्सपेंस करने का ही तो एक मेथड होता है, क्रेडिट कार्ड से कर लो, डेबिट कार्ड से कर लो, कैश में कर लो या बैंक से कर लो। ठीक है, तो ये तो पेमेंट का एक मेथड हो गया। तो जो हमारे खर्चे हैं 50 लाख के, जो हमने पीएनएल में दिखाए, वो हमने यहीं से किए, अपने क्रेडिट कार्ड से किए। आप जस्टिफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो ये सिनेरियो हो गया आम जिंदगी। लेकिन आम जिंदगी आपको इंडिया में देखने के लिए थोड़ी मिलती। इंडिया में देखने के लिए मिलती है आपको खास जिंदगी है। बंदे का 43 लाख की ट्रांजेक्शन है और कमा कितने रहा, 1 लाख रुपए के लिए, 80,000 रुपए के लिए, 50,000 रुपए के लिए, रिवॉर्ड पॉइंट के लिए उसने पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन कर दी। अब सर क्या ये लीगल है इलीगल है, उसमें नहीं जाते हैं। इनकम अर्न हुई है उस पे जाओ। तो आप यहां पर बाय सेल बुक करो। कितनी सेल हुई है भाई,
43,06,202, मतलब 43 लाख की नहीं होती ये तो पूरी पेमेंट, क्योंकि वो एंट्री घूमती है पूरी की पूरी। और परचेज आप बुक करो कितने की, परचेज बुक करो 43,06,202 की। और बाय अदर इनकम या रिवॉर्ड पॉइंट जो भी उसकी इनकम है उसको यहाँ पर दिखाओ कितना, 1 लाख रुपये का, 1 लाख रुपए की ये उसकी इनकम आ गई। और ये इनकम जो है जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है उसका जीपी बन जाएगा 1 लाख। बाकी अगर कोई और कोई खर्चा है तो वो माइनस करके ये 1 लाख रुपए आप वहाँ पर रिपोर्ट करोगे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आती है, यहाँ पर नोटिस आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। और ये ट्रांजेक्शन्स इस तरीके से मत किया करो। मैं कभी भी एडवाइस नहीं करता किसी भी क्लाइंट को कि इस तरीके से ट्रांजेक्शन्स करनी चाहिए, एंट्रिया घुमा घुमा कर आप जो है पेमेंट अर्न कर रहे हो। देखो, क्योंकि अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो फिर से वही प्रोविजन लग जाएंगे अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंसेस के, और इसको आपकी इनकम मान लिया जाएगा। वैसे अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट देखोगे क्लियरली समझ में आता है लोग किस तरीके से काम करते हैं। एक टाइम पे पेटीएम हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गए, इसी तरीके से जो वॉलेट्स होते थे वो वॉलेट कुछ चार्ज नहीं करते थे, क्रेड वगैरह ये भी कुछ चार्ज नहीं करते थे। आपने क्या किया, क्रेडिट कार्ड से, मैं ये चीज़ें बता के रहा हूँ यार, ये लीगल थोड़ी है, ठीक है, मॉडल्स ऑपरेंडी समझ लो, लर्निंग पर्पज़ के लिए समझ लो। तो लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करी आपने क्रेडिट कार्ड से वॉलेट के अंदर, उस वॉलेट से दूसरे वॉलेट में डाल दिया। अब दूसरे वॉलेट से आपने क्या करा, अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, या कोई खर्चा करना है आपको वॉलेट से, आपने वो खर्चा कर लिया, या फिर उससे आपने दूसरे क्रेडिट कार्ड की अपनी पेमेंट कर दी। ठीक, अब जब इसकी पेमेंट आई तो आपने दूसरे क्रेडिट कार्ड से निकाला। यहाँ दो क्रेडिट कार्ड आपको चाहिए, एटलीस्ट 2 क्रेडिट कार्ड चाहिए जिससे आप एंट्रियाँ घुमा सकूं। तो आपका इसका भी खर्चा हो गया, उसका भी खर्चा हो गया। खर्चे से आपको क्या मिला, आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिली। तो रिवॉर्ड पॉइंट के चक्कर में ये पूरी एंट्रियाँ घुमा घुमा कर लोग रिवॉर्ड पॉइंट अर्न करते हैं, जो कि पहले के टाइम पे तो कोई ट्रांजेक्शन फीस होती नहीं थी। क्रेड हो गया, पेटीएम वॉलेट हो गया, या और कोई वॉलेट है, वो फीस नहीं लेते थे। आज के टाइम पे 1% 2% लगता है तो लोग कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग ये करते हैं। तो ऐसा काम मत करो। इसमें मतलब अगर नहीं जस्टिफाई कर पाए, वैसे तो जस्टिफाइबल है, आपकी स्टेटमेंट बता रही है, बट अगर डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करता आपकी जस्टिफिकेशन को, तो उसको आपकी इनकम मान के और 43 लाख पर टैक्स बनाओगे भाई साहब, तो उड़ जाने हैं। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स मत करा करो, दिक्कत आ जाती है। नेवरदलेस फिर भी अगर है तो किस तरीके से दिखाओगे, सेल दिखा दो इसको और परचेज दिखा दो इसको, एंड यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आपका जितना भी, मतलब जितना रिवॉर्ड पॉइंट आपका है, रिवॉर्ड पॉइंट को आप एज अ बिजनेस मान करके, अब अगर कोई पर्सन ये काम कर रहा है तो वो एज अ बिजनेस ही तो उसको माना जाएगा। वैसे तो रिवॉर्ड पॉइंट अगर आपको जो मिलते हैं, थोड़े बहुत मिलते हैं, वो अदर सोर्सेज के अंदर क्लासीफाई किए जाते हैं, बिकॉज वो आपका मेन काम नहीं होता। भाई जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया, मेरा मेन काम कुछ और था, जहाँ से मैं 5 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ। रिवॉर्ड पॉइंट जो मेरे को 43 लाख पे मिलेंगे वो तो मेरी अदर सोर्सेज की इनकम होगी। ठीक, लेकिन इस सिनेरियो में अगर आप देखोगे तो बंदे का काम ही वही है। तो पीजीवीपी में जो भी रिवॉर्ड पॉइंट आ रहे हैं उसको आप उसकी पीजीवीपी हेड के अंदर इनकम रिपोर्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक इशू थोड़ा सा आ जाएगा। इशू क्या आएगा कि आप यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हो, एक लिमिट होती है 44 AD में। अगर ये क्लाइंट जाना चाहता है तो 44 AD के लिए 43 लाख का एटलीस्ट, अगर बैंक से भी ट्रांजेक्शन है तो 6% तो दिखाना पड़ेगा, और वो 6% ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा कैलकुलेट करूँ मैं, तो यहाँ पे 2,58,372 आ रहा है। अब एक पॉइंट यहाँ पे समझो जो कि आपको ज़रूर ध्यान रखना है, लाइक ये हमारा आ रहा है 6%, इसका 6% जो आप कैलकुलेट करोगे वो ये आएगा। सो इससे ज़्यादा दिखाओ प्रॉफिट, वो मैं रिकमेंड करूँगा, बिकॉज एक्चुअल में हो सकता है उसको 1 लाख का ही आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिले। अगर एक्चुअल दिखाना चाहते हो तो फिर ऑडिट करवा लो, इस केस में ऑडिट करवा लो और एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पर आप शो कर दो। बट कोई सीए इन चीज़ों के ऑडिट करेगा नहीं करेगा, आई एम नॉट श्योर। ठीक है भाई, नहीं होंगे इन चीज़ों के ऑडिट, हम तो नहीं करते, नहीं हो पाएंगे, दिक्कत आती है। इसीलिए जो कोर्स ऑफ एक्शन आपका रहना चाहिए, आप 6% या उससे ज़्यादा का जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके ITR क्लाइंट की फाइल कर सकते हो। ठीक है, पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड किस तरीके से आपको रिपोर्ट करनी है आप समझ गए होंगे। जो ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन का एक स्पेसिफिक अमाउंट लेकर के उसको अपनी टर्नओवर मान लो, तो 43 लाख है, और उसका 6% या उससे ज़्यादा अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए यहाँ पर। मूविंग फर्दर, एक और केस स्टडी है, यहाँ पे कुछ स्पेशल नहीं है, सारी चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट भी हो गया, सेल्स और परचेज ऑफ ये भी हो गया। हाँ, एक पॉइंट और आता है, कैश विड्रॉल किस तरीके से करेंगे। अब कैश विड्रॉल, जैसे आपके AIS में कैश विड्रॉल आ रहा है, 2 करोड़ का कैश आपने विड्रॉल करा और आपका TDS भी यहाँ कटा होगा 194N के अंदर, इसको अपनी ITR में किस तरीके से रिपोर्ट करोगे। 2 केस स्टडी यहाँ पर भी मैं डिस्कस करूंगा। पहला केस स्टडी है जब आप नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो, नॉर्मल बिजनेस करते हो आप, जो रिटेल शॉप होती है वहाँ पे डेली का लाखों रुपए का कैश आता है, तो 2 करोड़ का कैश डिपॉजिट कराना बैंक में या बैंक से विड्रॉल करना बड़ी बात नहीं है। अगर उसकी PNL के अंदर ऑलरेडी सेल आ रही है, उस बंदे की 50 करोड़ की सेल उसने करी है, परचेज उसने करा है, कितने का परचेज है, 40 करोड़ का तो परचेज होगा ना,
अगर 20% का जीपी लेके चले, 40 करोड़ का परचेज करा है, 50 करोड़ की सेल करी है, तो 2 करोड़ का यहाँ पर ये जो खर्चा हुआ है ये तो कैश में एक्सपेंस हुआ है, तो परचेज की पेमेंट की होगी, या फिर जो एक्सपेंसेस होंगे उस एक्सपेंसेस की पेमेंट होगी जो कि यहाँ पर कैश में की है। तो इसको अलग से कहीं शो करने की जरूरत नहीं है। सेम केस आ गया जो हमने अभी डिस्कस किया, इसको आप पीएनएल जो आपने प्रिपेयर किया है क्लाइंट का, पीएनएल के अंदर रिपोर्ट कीजिए, इसको सेपरेटली कहीं पे भी रिपोर्ट करने की जरूरत आपको नहीं है। दूसरा सिनेरियो आता है जो सीएससी सेंटर होते हैं, सीएससी सेंटर भी करते हैं ये वाला काम। अब सीएससी सेंटर के केस में दिक्कत क्या आ जाती है, पूरा का पूरा एक तो कैश में है अमाउंट, और कैश के सिनेरियो में जो टैक्स ऑडिट की लिमिट होती है, अगर मैं इसको पीजीबीपी के अंदर दिखाना चाहूँ तो वहां पर टैक्स ऑडिट की लिमिट कैश के केस में 1 करोड़ हो जाती है। 1 करोड़ को यहाँ ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। तो अगर आप दिखाना चाहते हो, वैसे 2 करोड़ में आप जा सकते हो, 44 AD में 2 करोड़ की लिमिट होती है, आप जा सकते हो, बट उसके लिए फिर आपको कैश में टर्नओवर 8% एटलीस्ट शो करना पड़ेगा, अपना प्रॉफिट जो आप शो करेंगे। सो इस एग्जांपल में अगर आप 44 AD में इसको ले जाना चाहते हो तो 2 करोड़ का 8% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 लाख आपका आ जाएगा, और 16 लाख पर टैक्स काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा। हो सकता है एक्चुअल में इतना काम होता नहीं है, एक कमीशन बेस्ड काम होता है, जो सीएससी सेंटर काम करते हैं वो कमीशन बेस्ड काम करते हैं। एटलीस्ट आपको 16 लाख दिखाना पड़ेगा अगर आप 44 AD में जाना चाहते हो। तो इस तरीके से आपको रिपोर्ट करनी होती है ट्रांजेक्शंस। काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन हमने डिस्कस की, कैश विड्रॉल कैसे आप आईटीआर में रिपोर्ट करोगे, साथ ही में पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड को कैसे रिपोर्ट करना है, और सिक्योरिटी सेल्स म्यूचुअल फंड इसको कैसे आईटीआर में रिपोर्ट किया जाता है, कौन सी आईटीआर आपको फाइल करनी होती है, और क्लाइंट को कैसे आपको चार्ज करना है। तो एटलीस्ट अगर देखो शेयर मार्केट वाली जो आईटीआर होती है जहाँ पर म्यूचुअल फंड एफएनओ वगैरह आते हैं, एटलीस्ट 2500 से 3000 तो कम से कम चार्ज करो। अगर उसके बाद जैसे ब्रोकर अगर ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, तो आप उस प्राइस को और भी इंक्रीज़ करो। तो थोड़ा सा प्राइसिंग मेंटेन करके चलो मार्केट में। खैर मेरा ये बोलने का पॉइंट बनता नहीं है, बट मेंटेन करना चाहिए आपको प्राइसिंग भी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।